जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे का। तो यहाँ पर जो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है यह फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो वनडे इतिहास में जो है वह भी विश्व कप में तो मोहम्मद शमी बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो विश्व कप हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता होती है और भारत उपविजेता होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वह चेन्नई में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वह विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का जो है त्वरित पता लगाना है। किसका? तो जो पुलिस ड्रोन यूनिट बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR ISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो यहाँ पर जो है आपका काली मिर्च ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की तो काली मिर्च नए मसाले किस्म को विकसित किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो है मुंबई शहर में किया गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई शहर में किया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो भारत ने जो है 2023 में भारत ने 2023 में दूसरी बार IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है बैठक की अध्यक्षता की है। पहली बार कब किया था? तो जो है 1983 में किया था। किसने? तो भारत ने। ठीक, चलिए IOC के अध्यक्ष जो है वर्तमान में वह कौन है? तो थॉमस बाख हैं। कौन है? थॉमस बाख। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला जो है वह गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, ठीक है, कौन से मंदिर? तो कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और यह वास्तुकला की नीलाचला शैली पर बनाया गया है। किस शैली पर? तो नीलाचला शैली पर बनाया गया है जो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी जो है यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। किरण बेदी की अन्य पुस्तकों की यदि बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई और ब्रू एंड ग्रूम। ठीक है, यह इनकी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जो है किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर जो प्रतिमा है ना वह किस देश में स्थित है? तो ब्राजील देश में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की किसकी? तो ईसा मसीह की जो है ईसा मसीह की प्रतिमा है और इस प्रतिमा को जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा जो है अपने 9.5 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर यानी कि 130 फीट लंबी और 28 मीटर चौड़ी है और इसका जो वजन है वह 635 टन है। 635 टन है जो क्राइस्ट द रिडीमर जीसस क्राइस्ट की जो है मूर्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल है यह पलनी पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु के मदुरई के पास पश्चिमी घाट पर, ठीक है, पश्चिमी घाट पर पलानी या फिर पलनी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है जो
पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो कितनी भाषाओं को, तो कुल 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। यह जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, तो तमिल है। ठीक है, जो तमिल है इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। उसके बाद जो है संस्कृत भी है, संस्कृत को जो है 2005 में, और उसके बाद जो है कन्नड़ है। ठीक है, कन्नड़ को जो है 2008 में। उसके बाद जो है तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु को जो है 2008 में। फिर जो है मलयालम है, कौन सी है, तो मलयालम, इसको जो है 2013 में। और जो है एक है उड़िया। ठीक है, उड़िया को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो टोटल जो भाषाएं हैं वह कितनी हैं, तो 6 हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल है। ठीक है, किस कौन सी है, आइजोल है मिजोरम की जो राजधानी है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। असम की दिसपुर है। ठीक है, सिक्किम का गंगटोक है और छत्तीसगढ़ की रायपुर है। तो चेराव नृत्य मिजोरम का जो है पारंपरिक नृत्य है। कौन सा, चेराव नृत्य जो है वह मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। मिजो भाषा मिजोरम की प्रमुख भाषा है। इसे लुसाई भी कहा जाता है। मिजोरम राज्य का जो गठन है वह कब किया गया था, तो 20 फरवरी, कब किया गया था, तो 20 फरवरी 1987 को किया गया था। और रायपुर जो है किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, और गंगटोक जो है सिक्किम की है, दिसपुर जो है असम की है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो भानु अथैया हैं। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने जो है 100 से अधिक, ठीक है, 100 से अधिक जो है फिल्मों में एक कॉस्ट्यूज डिजाइनर के रूप में कार्य किया है। और 1983 में, कब, 1983 में जो है फिल्म गांधी के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किनको, तो भानु अथैया को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नहर है वह शारदा नहर है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो शारदा नहर जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण कब किया गया था, तो 1920 से लेकर 1928 ईस्वी के मध्य किया गया था शारदा नहर का निर्माण। यह नहर जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं नेपाल सीमा पर स्थित बनवासा नामक स्थान पर जो है शारदा, जिसको काली नदी अथवा महाकाली नदी से यह निकलती है। और इस नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज इत्यादि जिलों से होकर जो है यह गुजरती है। कौन सी, शारदा नहर जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो रानी अहिल्याबाई। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है भगवान शिव की समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो काशी विश्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, 1887 का। नौचंदी मेला मेरठ से संबंधित है, यह भी सही है। भारत कला भवन जो है यह वाराणसी में है, तो जी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौरसिया बाद में है, नहीं, चौरसिया नृत्य जो है यह कहाँ का है, तो चौरसिया नृत्य जो है यह आपका मुरादाबाद का ना होकर यह जौनपुर का होता है। कहाँ का, तो जौनपुर का यह जो है नृत्य है जो चौरसिया नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो जो आपका मिर्जापुर क्षेत्र है और झांसी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। राजकीय पशु की बात करते हैं तो क्या है, तो बारहसिंघा है। क्या है, तो बारहसिंघा जो है ना यह उत्तर प्रदेश का क्या है, तो राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो उसको हम लोग सारस कहते हैं। क्या कहते हैं, सारस कहते हैं, या फिर जो है क्रौंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रौंच भी कहते हैं। ठीक, और राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है, तो अशोक वृक्ष है। और राजकीय पुष्प पलाश आपको पता हो ही
गया। और राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में, यानी कि एक वृत्त में जो है 2 मछलियां हैं, ठीक है, 2 मछलियां हैं और जो है एक तीर धनुष है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, देवी पाटन मेला, ठीक है, बटेश्वर पशु मेला, ददरी पशु मेला और तिगरी मेला। तो यहाँ पर 1-2 का आपको पता है, तो जान लीजिए आप आंसर पकड़ पाएंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि बटेश्वर जो पशु मेला होता है यह आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। जो ददरी मेला होता है यह बलिया में मनाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि बी का पहला सी का चौथा, बी का पहला सी का चौथा, बी का पहला सी का चौथा। तो बी का पहला जो है यहाँ 2 में है और सी का चौथा होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन डी में अकेले है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो है मिला सकते हैं कि देवी पाटन मेला जो है कहाँ पर होता है, तो बलरामपुर में होता है। बटेश्वर पशु मेला आगरा में होता है। ददरी पशु मेला बलिया में और तिगरी मेला जो है अमरोहा में होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी जो है वह 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जिसको सीजीएसटी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जो है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और उसके बाद है तीसरा जो है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, ठीक है। और जो जीएसटी है भारत में कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, उसी के द्वारा जो है जीएसटी को लाया गया और यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से जो है क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो भारत में नीली क्रांति से क्या संबंधित है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह मत्स्य पालन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। भारत में नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे है, तो दूध से, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। और लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से जो है कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं। कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं, तो बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे समीप है, यदि ये सूर्य है तो इसी के जस्ट बगल में कौन है, तो बुध ग्रह है, ठीक है। तथा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है या पृथ्वी के सबसे पास में है, इसीलिए जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है किसको, तो शुक्र ग्रह को, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह सांझ का तारा, भोर का तारा, यह सभी शुक्र ग्रह ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट है ना, यह आंतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि क्वार्ट्जाइट, नीस और जो है संगमरमर यह कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टान के अन्य उदाहरण की यदि बात करते हैं, तो जो आग्नेय उदाहरण चट्टान के उदाहरण हैं उनमें गैब्रो, पेरिडोटाइट, डायोराइट, ठीक है, और ग्रेनाइट, यह जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जो रूस है ये तो बड़ा है, ठीक है। कनाडा है, यह भी बड़ा है। यूएसए है, यह भी बड़ा है, लेकिन जो फ्रांस है यह भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ठीक है। पहले नंबर पर जो है रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे पर यूएसए आता है, चौथे पर जो है कौन आता है, तो चीन आता है, और 5वें पर जो है ब्राज़ील आता है, और 6वें पर जो है महाद्वीप भी है और देश भी है, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, यह आता है, और 7वें पर अपना भारत देश आ जाता है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर भारत देश, दूसरे स्थान पर जो है चीन आ जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में जो है प्रवाहित होती है। ऐसी कौन सी नदी है, तो जो ताप्ती नदी है यानी तापी नदी, यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक। तो ताप्ती नदी
भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त जो है जो नर्मदा नदी है, ठीक है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी भी जो है रिफ्ट घाटी में ही प्रवाहित होती है। ताप्ती या तापी नदी और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो कि खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं। तो जो अथर्ववेद है इसको आप छोड़ दीजिए, अथर्ववेद को जो है आप छोड़ दीजिए, तो जो 3 वेद बचते हैं उन्हीं को वेद त्रयी कहते हैं। तो यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, यहाँ ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वेदों को समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई। उनमें कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये जो हैं 6 वेदांग हैं। वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतिदुर्ग था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। दंतिदुर्ग ने जो है दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वह क्या थी, तो मान्यखेत थी, क्या थी, मान्यखेत जो है इनकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी वह क्या थी, तो कन्नड़ थी, क्या थी, कन्नड़, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। अनाज से जकात कर समाप्त कर दिया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। भूमि मापने हेतु गजे सिकंदरी का जो है निर्माण किया गया, गजे ए सिकंदरी जो है लाया गया किसके द्वारा, तो सिकंदर लोदी के द्वारा। फारसी भाषा में जो है गुलरुखी, फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना भी हुई थी, ठीक है। और इसी ने जो है आगरा शहर की स्थापना भी की थी, किसने, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में, कब, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर ने क्या किया था, तो द्वारकानाथ टैगोर ने जो है 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पर जो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से जो है किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत जो है डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो वर्ष 1857 की ईस्वी की जो क्रांति थी, 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, मुख्य कारणों में से यह एक प्रमुख कारण था। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, राज्य हड़प नीति डलहौजी द्वारा लाई गई थी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी का जो कार्यकाल था वह 1848 से लेकर जो है 1856 ईस्वी तक था, ठीक है। राज्य हड़प नीति के माध्यम से सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया था, तो सतारा को, ठीक है। सतारा को जो है शामिल किया गया था कब, तो 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया था, ठीक। और सबसे अंत में जो है अवध को। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 3, 5, 2, 1। तो कितने प्रकार के न्याय, न्याय जो है 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से जो है किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है, किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि जन्म से, देशीकरण से, क्षेत्र के सम्मिलन से जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र के सम्मिलित होने से, इन सभी से जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। यह 5 प्रकार से हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकता जो है 3 प्रकार से
जा सकती है। ठीक है, जा सकती है का मतलब भारतीय नागरिकता आपसे छीन सकती है। कब? नागरिकता का परित्याग करने से, बर्खास्तगी करने से, वंचित किए जाने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानमंडल हो, सभी में सबसे आगे कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में जो है कितने सदस्य भेजता है? तो 80 सदस्य। ठीक है, और राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है? तो 31 सदस्य भेजता है। कौन? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वह करेक्ट होता है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो है यह पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। ठीक है, और यह जो समिति है कब आई थी? तो 1986 में आई थी। यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को जो है स्थगित कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद जो 359 है, अनुच्छेद 359 को जो है भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को जो है स्थगित कर सकता है। 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? तो जो है राज्यीय आपात है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? फूल का नर हिस्सा कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है पुष्प केसर, यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पुंग केसर या पुष्प केसर पुष्प का नर भाग होता है, तथा स्त्री केसर या फिर जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जो अंडे बनाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र क्या होता है? तो वर्तिकाग्र जो होता है यह स्त्री केसर यानी कि जायांग का शीर्ष का भाग होता है। यह परागकण को धारण करके जो है परागण में मदद करता है। ठीक है, और प्रत्येक पुष्प के जो हैं कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं पुष्प के। उनमें कैल्सिकस, कोरोला, पुमंग और जायांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको जो है परितारिका कहा जाता है, यानी कि आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। ठीक है, नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। परितारिका जो है क्या है? परितारिका नेत्र की पुतली के व्यास को नियंत्रित करती है। रेटिना क्या होता है? तो जो रेटिना यानी कि दृष्टिपटल है यह नेत्र गोलक का पश्च भाग होता है। ठीक है, और जो प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल है यह पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। और रिएक्टर स्केल यानी कि रिएक्टर मापक्रम का जो उपयोग है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर जो है 0 से लेकर 10 तक आधार मापा जाता है। ठीक है, मरकैनी जो तापक्रम है या मरकैनी स्केल है इसका प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसमें मापने के लिए जो है जो मात्राएं हैं या संख्याएं हैं वह 1 से 12 तक दी गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? यानी कि सबसे अधिक विटामिन सी किस तत्व में पाया जाता है इन ऑप्शंस में से? तो आंवला में। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आंवला में लगभग 100 ग्राम वजन वाले फल के एक औसत गुणवत्ता वाले टुकड़े में 800, ठीक है, 800 मिलीग्राम जो है विटामिन सी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल में जो है कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? तो समुद्री जल में जो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड खनिज लवण जो है प्रमुख मात्रा में घुला होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक, इसका रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा जीके जीएस सेशन कंप्लीट हो जाता है। 38 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने देश के
बढ़ोतरी में यानी कि देश के उद्धार में अपना योगदान दें, यही मेरी इच्छा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।